नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे डिस्टोकिया के विभिन्न कारणों के बारे में। डिस्टोकिया मीन्स डिफिकल्ट पार्चुरेशन, इसके विभिन्न कारणों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा कि ये जो मुख्यतः है कि माँ के कारण डिस्टोकिया, जिनकी हम चर्चा कर चुके थे। जो मैटरनल फैक्टर होते हैं, माँ की वजह से जो होने वाला डिस्टोकिया का कारण है, उसमें हमने देखा कि या तो इसके अंदर जो जनन नाल है माँ के अंदर, वो जनन नाल किसी भी वजह से संकड़ी हो जाए। ठीक है, जनन नाल का संकड़ा हो जाना, इसके अंदर कोई ट्यूमर हो जाए या बाहर से किसी दबाव की वजह से ये बाहर से कोई ट्यूमर है, लाइपोमा है या कोई फ्रैक्चर्ड बोन है, वो इसको कंप्रेस कर रही है, इसको दबा रही है, उस वजह से जनन नाल सक्रिय हो जाती है। या यूट्रस जो है वो घूम जाता है, यूट्राइन टॉर्सन की क्रिया जो है वो हो जाती है। तो इन स्थितियों में जनन नाल के संकड़े होने की वजह से डिस्टोकिया हो सकता है। या दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण जो है इसमें कि जो माँ द्वारा जो लगाए गए बल हैं, माँ द्वारा लगाए गए बलों में कमी के कारण। तो हमने देखा था इसमें कि भाई जो मुख्यतः एक तो गर्भाशय में जो संकुचन होता है उसकी वजह से, उन संकुचनों के कारण से क्या होता है, इसमें संकुचनों की वजह से जो फीटस है वो गर्भाशय से बाहर आता है। ठीक है, और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि माँ जो खुद अपने उदर की मांसपेशियों के द्वारा, डायफ्राम के द्वारा, उनके द्वारा जोर लगाती है, तो उनके द्वारा फीटस को बाहर पुश किया जाता है, बाहर एक्सपेल किया जाता है। लेकिन यदि गर्भाशय के संकुचनों में कमी है, गर्भाशय इनर्सिया जिसको हम बोलते हैं, गर्भाशय संकुचन शीलता में कमी आ जाती है, उस कारण से डिस्टोकिया हो सकता है। या वेंट्रल हर्निया, लेटरल हर्निया, ऐसी स्थिति यदि पैदा हो जाती है तो उस वजह से भी डिस्टोकिया की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे हम इनकी चर्चा कर चुके थे। अब हम देखते हैं जो फीटल कॉज, फीटस की वजह से जो डिस्टोकिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, फीटल कॉज। तो इसमें हम सबसे पहले देखें कि फीटस का ओवर साइज हो जाना, फीटस का ओवर साइज हो जाना। फीटस जो है वो उसकी आकृति काफी बड़ी है। जैसे कि हम देखेंगे जो हीफर्स होती है उनका आकार छोटा होता है, जनन नाल का आकार उनमें थोड़ा छोटा रहता है, और ऐसी स्थिति में यदि हम उसको बड़े आकार के बुल से मेटिंग करवा देते हैं तो उसमें क्या होगा, फीटस का आकार बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे देसी जो गायें हैं उनको हम विदेशी नस्ल के बुल से यदि मेटिंग करवा देते हैं या उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा दिया जाता है तो उन का जो फीटस होता है वो काफ़ी बड़ा होगा और वो जनन नाल से बाहर नहीं आ पाएगा, और ऐसी स्थिति में जो है डिस्टोकिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, दूसरा मॉन्स्टर, मॉन्स्टर यानी दैत्याकार फीटस। ये दैत्याकार फीटस या मॉन्स्टर से तात्पर्य क्या है? इनमें क्या है कि जो फीटस होता है वो एबनॉर्मल साइज का होता है। जैसे कि सिर जो है वो काफ़ी बड़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं सिर में फ्लूइड भर जाता, हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन हो सकती है। या जो पैर होते हैं वो 4 के बजाय 8 पैर हो सकते हैं। ठीक है, सिर जो है वो 2 हो सकते हैं, डाइसिफिलिस जो कंडीशन है वो हो सकती है, 2 सिर हो सकते हैं। या 2 जुड़वा होंगे, वो आपस में जुड़े हुए होंगे, कंजॉइंट जो फीटस हैं वो हो सकते हैं। या सिस्टोसोमा रिफ्लेक्स यानी फीटस जो है वो एकदम बिल्कुल मुड़ा हुआ और उसकी जो अंतड़ियाँ वगैरह हैं वो जो उधर के ऑर्गन्स हैं वो बाहर निकले हुए, सिस्टोसोमा रिफ्लेक्स इस प्रक्रिया को बोलते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ जब भी पैदा होंगी, मॉन्स्टर जब भी होगा, वो हमेशा डिस्टोकिया पैदा करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो और जो कारण हो सकता है वो है फीटस की असामान्य स्थिति यानी एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड पोस्चर ऑफ फीटस।
तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे लास्ट क्लास में कि फीटल प्रेजेंटेशन क्या है, पोजीशन क्या है, पोस्चर क्या है। यदि ये सामान्य स्थिति में फीटस नहीं है तो गाय कितना भी जोर लगा लेगी, जनन नाल पूरी खुली हुई है, लेकिन फिर भी फीटस जो है वो बाहर एक्सपेल आउट नहीं किया जा सकता, नहीं बाहर एक्सपेल होगा, उस पे डिस्ट्रोकिया कंफर्म होगा और बाह्य सहायता की हमेशा आवश्यकता ऐसी स्थिति में पड़ती है। ठीक है, तो ये मुख्य जो फीटस की वजह से होने वाले डिस्ट्रोकिया है, ये मुख्य कारक इनके हो सकते हैं। ठीक है, और सामान्यतः जो ये हम बात करेंगे भाई लगभग 70% जो डिस्ट्रोकिया का कारण है वो फीटल कॉज ही रहते हैं, लगभग 70%। 30% जो है वो माँ के कारण डिस्ट्रोकिया के कारण होता है, बाकी 70% में जो डिस्ट्रोकिया का कारण है वो किसकी वजह से, फीटस। और उसमें भी ये जो हम देख रहे हैं उसकी असामान्य स्थिति। ठीक है, ये असामान्य स्थिति क्या क्या हो सकती है, अभी हम इनकी चर्चाएं करेंगे कि क्या क्या असामान्य स्थिति हो सकती है। तो ये जो कॉजेज हैं ये माँ के कारण या फीटस के कारण जो डिस्ट्रोकिया होने के कारण है। एक दूसरा हम इसके अंदर देखें, जो इनको अलग थोड़ा सा डिवाइड हम डिस्ट्रोकिया के जो होने वाले कारकों को हम दूसरे तरीके से भी डिवाइड इनको कर सकते हैं। एक तो होते हैं जो जनरल कॉजेज और एक है इमीडिएट कॉजेज। ये इनको जनरल कॉजेज को हम दूसरा भी कि पूर्वाग्रहिक कारक और ये है तात्कालिक कारक। इन कारकों में हम बात करें जो पूर्वाग्रहिक कारक हैं, इनके अंदर हमें पहले ही ये थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि इस पशु के अंदर गर्भावस्था के दौरान ही, जब पशु गर्भित होता है उस गर्भावस्था के दौरान ही हमें पता लग जाएगा कि ये पशु जो है वो उसमें डिस्ट्रोकिया होने की संभावनाएं अधिक हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हम बात करें कि पोषण में कमी या पोषण में अधिकता होगी, तो कमी होगी तो उससे क्या आ जाएगा, दुर्बलता आ जाएगी, ये उसे क्या है, दुर्बलता आ जाती है, और अधिकता की वजह से मोटापा हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में, इन दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, दोनों ही स्थितियों के अंतर्गत हमें पता है कि भाई जब प्रसव होगा उस समय चांसेस रहेंगे कि भी डिस्ट्रोकिया इनमें हो सकता है। ठीक है, दोनों स्थितियों में यदि पशु बहुत अधिक क्षीण है, दुर्बल है और ज्ञापित पशु है तो प्रसव के समय वो पूर्णतः जोर नहीं लगा पाएगा, और जोर नहीं लगा पाने की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रोकिया की स्थिति पैदा होगी। या अत्यधिक फैट जो है उसकी जनन नाल या आसपास जमा है, अत्यधिक पशु फैटी है, तो ऐसी स्थिति में भी डिस्ट्रोकिया होने की संभावनाएं रहती है। इसके अलावा ये तो पोषण कारक हो गए, हम बात करें इनके पोषण कारक, इनमें पूर्वाग्रही कारकों में, या कुछ के अंदर क्या होता है, आनुवांशिक कारक भी हैं। कुछ पशुओं में ये जेनेटिक ही प्रॉब्लम होती है कि उनमें डिस्ट्रोकिया की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि उनकी जनन नाल जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, पेल्विक जो गर्डल है वो छोटी होने की वजह से डिस्ट्रोकिया के चांसेस रहते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ट्रॉमेटिक कॉज, यदि गर्भित पशु में कोई चोट लगी हुई है और स्पेशली जो पेल्विक रीजन है उसका, उस भाग में यदि कोई चोट लगी हुई है, कोई फ्रैक्चर्ड बोन है, तो ऐसी स्थिति में कंफर्म है कि उसमें क्या होगा, ब्याने के समय, प्रसव के समय डिस्ट्रोकिया की स्थिति पैदा होगी। ठीक है, तो ट्रॉमेटिक कॉजेज भी जो है वो हो सकते हैं, ट्रॉमा की वजह से भी डिस्ट्रोकिया होने के चांसेस रहता है। या फिर हम बात करें पैथोलॉजिकल कॉज, इसमें हम देखेंगे कुछ ऐसी सिस्टेमिक डिजीजेज हैं, कुछ ऐसी दैहिक बीमारियां हैं जैसे कि टीबी है। यदि पशु को ये है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की बीमारी है, तो पशु क्या होगा, क्रोनिक बीमारी है, ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, और इसमें क्या होगा, पशु कमजोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में गर्भित पशु यदि है तो आपको पता रहेगा कि भाई हाँ
ये प्रसव के समय इसमें डिस्टोकिया होने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो कारक हैं, ये कारक जो है आपको गर्भावस्था के दौरान ही आपको पता रहेगा कि इनमें डिस्टोकिया के चांसेस रहेंगे। और दूसरे होते हैं इमीडिएट कारक, तात्कालिक कारक। इन कारकों में कब है, जब प्रसव हो रहा है, प्रसव के समय आपको पता लगता है कि भाई हाँ अब डिस्टोकिया है इसमें, ठीक है। प्रसव की फर्स्ट जो स्टेज है, पार्चुरेशन की फर्स्ट स्टेज है, उसके अंतर्गत पार्चुरेशन की फर्स्ट स्टेज थोड़ी डिलेड हो जाती है, लंबी हो जाती है, या सेकंड जो अवस्था है जिसमें फीटस बाहर आता है वो डिलेड हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तात्कालिक कारक यानी तत्काल उसी क्षण आपको इमीडिएटली प्रसव के समय ही पता लगेगा कि हाँ इसमें जो है पशु में डिस्टोकिया है, डिस्टोकिया कंडीशन। तो इसमें हम जैसे हमने जो देखे हैं मैटरनल और जो फीटल कॉजेज जो देखे हैं वो इसी के अंतर्गत सम्मिलित रहते हैं, इमीडिएट कॉज के अंतर्गत ही सम्मिलित रहते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न कारक होते हैं जो डिस्टोकिया की होने के मुख्य जो कारक हैं उनके बारे में हमने चर्चा की कि कौन कौन कारकों की वजह से, किन किन कारकों की वजह से डिस्टोकिया जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई डिस्टोकिया की स्थिति में जो फिटस की एबनॉर्मल जो स्थितियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपसे ये डायग्राम समझाना चाहूँगा। ये यूट्रस है, गर्भाशय है, जिसके अंदर इस प्रकार से फीटस की जो सामान्य स्थिति होती है उसके बारे में हमने कल जैसे चर्चा की थी कि क्या होती है इसकी सामान्य स्थिति फीटस की एंटीरियर प्रेजेंटेशन, ठीक है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन होती है इसकी, और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन है इसकी, और डोर्सोसैक्रल पोजीशन होती है, और इसके एक्सटेंडेड फोर लिम्स, ठीक है, फोर लिम्स है वो एक्सटेंडेड खुली हुई अवस्था के अंदर, दोनों पैर आगे इस प्रकार से खुली हुई अवस्था के अंदर होंगे, और सिर उनके साथ में ऊपर, उनके ऊपर जो सिर है वो रखा हुआ होता है। इस प्रकार की स्थिति जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। ये स्थिति जो सामान्य स्थिति होती है, एक्सटेंडेड फोर लिम्ब और रेस्टेड बाय हेड और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, डोर्सोसैक्रल पोजीशन, यानी इसका डोर्सल भाग किसकी तरफ रहता है, सैक्रम की तरफ, और जो फोर लिम्ब है वो कैसे रहेंगे, एक्सटेंडेड अवस्था के अंदर, ठीक है। अब क्या क्या मतलब कि जो एबनॉर्मल पोस्चर हो सकती है जिनकी वजह से डिस्टोकिया होता है। देखिए कई बार क्या होगा, यहाँ ये जो जॉइंट है जिसको हम कार्पल या नी जॉइंट बोलते हैं, यहाँ से जो है पैर इस प्रकार से मुड़ा हुआ हो सकता है। एक तो ये स्थिति हो सकती है, एक पैर मुड़ा होगा, एक सीधा रहेगा, इस प्रकार से इस स्थिति के अंदर जो है फिटस रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप पशु कितना भी जोर लगाए या आप बाहर से पकड़ के खींचेंगे तो भी क्या होगा, फिटस बाहर नहीं आएगा जब तक कि आप इस पैर को सीधा नहीं करोगे। इसको हम बोलते हैं कार्पल फ्लेक्शन। तो पहली जो स्थिति है कार्पल फ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरी एक स्थिति होगी कार्पल फ्लेक्शन, दोनों अगर पैर इस प्रकार से मुड़े हुए हैं, दोनों पैर मुड़े हुए हैं यहाँ से, जिसको हम क्या बोल देंगे, बाइलेटरल कार्पल फ्लेक्शन। क्या बोल देंगे, बाइलेटरल कार्पल फ्लेक्शन, ठीक है। और क्या स्थिति हो सकती है, ये जो पैर है वो यहां से ही मुड़ा हुआ है इस प्रकार से, ये जो पैर है वो इस प्रकार से यहां से ही इसी भाग से, जैसे ये जो भाग है इसी से भाग से इस प्रकार से ये स्थिति रहेगी, फिटस की ये स्थिति रहेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो जॉइंट है शोल्डर, शोल्डर वाले भाग से ही मुड़ा हुआ है, शोल्डर फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब मुड़ा हुआ, शोल्डर वाले भाग से ही पैर मुड़ा हुआ है, शोल्डर फ्लेक्शन की स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी फिटस क्या होगा, बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो फिटस है उसका जो सिर है, पैर तो सीधे रहेंगे लेकिन उसका जो सिर है वो इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे की तरफ इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। फिटस का सिर दोनों पैरों के बीच से जाते हुए, और यहाँ जो पेल्विक ब्रिम है उसकी जो नोज है वो इससे लगी हुई रहती है, पेल्विक ब्रिम की नोज से लगी हुई रहेगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे जैसे आप उसको खींचोगे उसका जो सिर है वो और नीचे जाता जाएगा,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स पोस्चर बोलते हैं, वर्टेक्स पोस्चर। और इस स्थिति में और आप जोर लगाते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो गर्दन है वो और नीचे जाती जाएगी और यहाँ पे जाके लग जाएगी। इसकी जो गर्दन है, बछड़े की जो गर्दन है या जो फीटस है उसकी गर्दन जो है वो इस प्रकार से नीचे चली जाएगी, इस प्रकार से दोनों पैरों के बीच से जाती हुई और नीचे चली जाती है इस प्रकार से। ये स्थिति यानी बिल्कुल नीचे लग जाएगी इस प्रकार से। इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट हेड पोस्चर, यानी जो हेड है वो फीटस के ब्रेस्ट यानी छाती से जाके चिपक जाती है, ब्रेस्ट हेड पोस्चर। ये पोस्चर बन जाएगी, हाँ नीचे बिल्कुल दोनों पैरों के बीच से जाते हुए नीचे छाती के जाके और सिर जो है वो लग जाएगा। इसमें जितना भी आप खींचोगे लेकिन फीटस बाहर नहीं निकलेगा, जो ये स्थिति पैदा होगी। तो इसके अलावा हेड का लेटरल डेविएशन हो सकता है। लेटरल कैसे, दोनों पैर तो सीधी अवस्था के अंदर है आगे, लेकिन जो सिर जो है फीटस का जो सिर है वो किधर है, इधर मुड़ा हुआ है, एक साइड में मुड़ा हुआ है इस प्रकार से। फीटस का जो सिर है वो इधर एक दिशा के अंदर यहां पे इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, मतलब इस साइड में। इसको हम बोलेंगे लेटरल डेविएशन ऑफ हेड, लेटरल डेविएशन ऑफ हेड। ठीक है, इसके अलावा अपवार्ड डेविएशन, ऐसे ऊपर की ओर मुड़ा हुआ हो सकता है, अपवार्ड डेविएशन हो सकता है। डाउनवर्ड में तो हमने दो पोस्चर देख ली, ब्रेस्ट हेड और वर्टेक्स, लेकिन अपवार्ड ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ हो सकता है, साइड में मुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे में आप कितना भी जोर लगा के फीटस को बाहर खींचने की कोशिश करेंगे लेकिन फीटस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन के अंदर ही क्या क्या स्थितियां पैदा हो सकती है। अब पोस्टीरियर, कई बार क्या होगा, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन होगी। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन में क्या रहता है, पीछे वाले दोनों पैर इस प्रकार से रहेंगे और ये जो फीटस है वो इस प्रकार से रहता है। ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल, यानी इसमें क्या है, पीछे वाले पैर क्या होते हैं, पहले आते हैं। लेकिन इसमें भी क्या स्थिति पैदा हो सकती है, ये जो पैर है वो मुड़ा हुआ है यहां से इस प्रकार से, जो हॉक जॉइंट होता है उस हॉक जॉइंट से पैर जो है वो मुड़ा हो सकता है। यानी क्या स्थिति हो सकती है, हॉक का क्या हो गया, मुड़ने को क्या बोल रहे हैं अपन, फ्लेक्शन, हॉक फ्लेक्शन हो सकता है। एक पैर मुड़ा हुआ हो सकता है या दोनों पैर, बाइलेटरल हॉक फ्लेक्शन, दोनों पैर यहां से मुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, पशु जोर लगाएगा लेकिन फीटस बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा यहां से, इसी भाग से, यहां से ही जो है उसके पैर जो है वो मुड़े हुए हो सकते हैं। एक पैर जो है वो यहां से इसी भाग से ऐसे मुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिप फ्लेक्शन। हिप वाले भाग से ही पैर मुड़ा हुआ है, हिप फ्लेक्शन, ये स्थिति हो सकती है, हिप फ्लेक्शन की स्थिति हो सकती है। और यदि दोनों ही पैर मुड़े हुए हैं, दोनों ही पैर यहाँ हिप वाले भाग से मुड़े हुए हैं यहां से, इस प्रकार की स्थिति है, तो ऐसे में आप क्या है, इस प्रकार की स्थिति मिलेगी आपको, ये स्थिति मिलेगी। इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये ध्यान रखना आपको, ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है, बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन, यानी पीछे वाली पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन है और उसके अंदर दोनों जो पैर हैं वो हिप वाले भाग से मुड़े हुए हैं। इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन, ब्रीच प्रेजेंटेशन इसको कहा जाता है। तो ये तो हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत क्या क्या गलत पोस्चर्स जो है वो हो सकती हैं जिनकी वजह से डिस्ट्रोफिया हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कई बार क्या होगा कि प्रेजेंटेशन ही गलत होगी, यानी लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगी। क्या हो सकती है, जैसे हम ऊपर से देखें, ये जैसे पशु है, मादा पशु है जैसे इस प्रकार से, तो सामान्यतः क्या होता है, इस प्रकार से स्थिति रहती है। ऊपर से अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से इसका सिर होगा, वो चलेगा
और ये स्थिति रहती है सामान्यतः। ये लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये गर्दन है इसकी, ठीक है। इस प्रकार से बछड़ा जो है वो बाहर है सामान्यतः आता है। लेकिन कई बार ये तो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, इस प्रकार से ये पीछे वाले पैर हो जाएंगे इसके, और ये बछड़ा है। लेकिन कई बार क्या स्थिति होगी, प्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है, ट्रांसवर्स, यानी जो फीटस है वो किस प्रकार से ऐसी स्थिति में रहेगा। फीटस जो है वो इस प्रकार की स्थिति में रहता है, ये स्थिति रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। तो ऐसी स्थिति में क्या है, चारों पैर जो है वो पहले गुहा के अंदर आ जाते हैं और फीटस बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन से किस में लाना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन में लाना पड़ेगा। या फिर क्या हो सकती है, कई बार वर्टिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है। वर्टिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे इसमें साइड से अपन देखें तो इसमें क्या होगा, जो फीटस है वो इस प्रकार से, उसके चारों पैर, इसमें भी क्या है, यहाँ एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जो फीटस है वो इस प्रकार से इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्रेजेंटेशन। और इस वर्टिकल प्रेजेंटेशन को डॉग सिटिंग पोस्चर भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि भी जब डॉग बैठता है वो इसी प्रकार से उसके चारों पैर इकट्ठा करके और इस प्रकार से बैठता है, तो डॉग सिटिंग पोस्चर भी इसको कहा जाता है। तो ये तो देखो नॉर्मल है, लेकिन अगर इन स्थितियों में, इन प्रेजेंटेशन के अंदर, ट्रांसवर्स या वर्टिकल प्रेजेंटेशन के अंदर यदि फीटस होता है तो कंफर्म क्या रहेगा, डिस्ट्रोफिया की स्थिति रहती है, ठीक है। तो ये तो बात की हमने प्रेजेंटेशन की। इसके बाद में हम बात करें पोजीशन की। पोजीशन नॉर्मल कैसी पोजीशन होती है, सामान्य जो पोजीशन है वो किस प्रकार की पोजीशन होती है, डॉर्सोसैक्रल पोजीशन। किस प्रकार की पोजीशन होती है, डॉर्सोसैक्रल पोजीशन, यानी फीटस जो है उसका डॉर्सल जो भाग है वो, फीटस का डॉर्सल भाग जो है वो किसकी तरफ रहता है, मादा के सैक्रम की तरफ रहता है। मादा के किसकी तरफ रहता है, सैक्रम, यानी इसका जो डॉर्सल भाग है वो मादा के सैक्रम की तरफ रहेगा। इस प्रकार से ये पैर होंगे और डॉर्सल भाग सैक्रम की तरफ रहता है। लेकिन कई बार क्या स्थिति पैदा होगी, देखो कई बार क्या स्थिति पैदा होती है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी, मतलब फीटस क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। इस प्रकार से फीटस का जो सिर है वो नीचे की दिशा में रहेगा, इस प्रकार से, और फीटस जो है वो इस प्रकार से उल्टा रहता है, इस प्रकार से उल्टा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में भी आप फीटस को बाहर खींच नहीं सकते हैं, इसको आपको रोटेट करके इसको इस कंडीशन में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये विभिन्न जो हमने देखी कि फीटस की क्या एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर्स, एबनॉर्मल क्या क्या हो सकती है उनके बारे में हमने देखा, ठीक है। अब इनका इलाज क्या है, अगर ये जो एबनॉर्मल पोजीशन प्रेजेंटेशन है इनको किस प्रकार से हम सॉल्व करके और डिस्ट्रोफिया का इलाज क्या कर सकते हैं, हैंडलिंग ऑफ डिस्ट्रोफिया, कैसे डिस्ट्रोफिया को हैंडल हमें करें, हैंडलिंग ऑफ डिस्ट्रोफिया, डिस्ट्रोफिया की हैंडलिंग। तो हैंडलिंग ऑफ डिस्ट्रोफिया में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम जो डैम है, यानी जो गर्भित पशु है, जो पशु जिसमें प्रसव होना है, उसकी जो जनरल कंडीशन है उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी कैसी कंडीशन है, ठीक है। उसकी जनरल कंडीशन है, उसकी जांच की जाती है, जनरल कंडीशन देखा जाता है, उसको देखा जाता है। जनरल कंडीशन का मतलब है कि उसकी पल्स है, टेम्परेचर है वो सही है, ठीक है, पशु खड़ा है या बैठे हुई अवस्था के अंदर है, क्योंकि जब समय ज़्यादा निकल जाता है तो पशु बैठ जाएगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति भी होती है। तो सबसे पहले हम उसकी जनरल कंडीशन जो है उसको ओवरऑल हम नोटिस करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसी कंडीशन है, पशु शॉक की स्थिति में तो नहीं जाने वाला है, उसकी टेम्परेचर, पल्स जो है वो एकदम सही है, ये चीज़ें जो है वो देखी जाती है।
और उसके बाद में जो है उसका स्पेशल एग्जामिनेशन किसके लिए, उसका स्पेशल एग्जामिनेशन किया जाता है फॉर जेनाइटल ऑर्गन एंड फीटस की स्थिति के लिए। किसके लिए, जो पशु के जनन अंग है, मादा पशु के जनन अंग, और साथ ही साथ जो फीटस की स्थिति है उसके लिए उसका स्पेशल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। तो ये क्या करेंगे हम, पर वेजाइनल, वेजाइना के अंदर हाथ डाल के हम देखते हैं कि जो जननांग है उनकी स्थिति सही है या नहीं है, यानी सर्विक्स खुली हुई है या नहीं खुली हुई है, और फीटस तक हाथ अपना पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे कोई टॉर्सन की स्थिति तो नहीं है जननांग के अंदर कि गर्भाशय कहीं घूम गया हो अपनी एक्स पे, ऐसी स्थिति हम देखते हैं। उसके बाद में हम फीटस जो है उसकी स्थिति को देखते हैं कि फीटस जो है वो अपनी नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर के अंदर है क्या। नॉर्मल जो होती है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन और डॉर्सोसैक्रल पोजीशन और एक्सटेंडेड फोरलिम्स विद हेड, उस स्थिति के अंदर फीटस है या नहीं है। तो ये स्पेशल जो है एग्जामिनेशन उसका किया जाता है। और उसके बाद में हम क्या है आगे की जो प्रोसेस जो है वो डिस्टोकिया को हैंडल करने की वो करते हैं। तो पहले हम उसकी जनरल कंडीशन को, जो मादा पशु है उसकी जनरल कंडीशन को देखते हैं, और बाद में उसके जननांगों और फीटस की स्थिति का जो स्पेशल एग्जामिनेशन है वो किया जाता है। अब क्या हैंडलिंग हम करते हैं, डिस्टोकिया को करेक्शन करने के लिए क्या क्या तरीके किए जाते हैं। तो इसमें मुख्यतः हम देखेंगे जो फीटस की जो स्थिति है उसको सही करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो तरीके, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं की जाती हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का तात्पर्य क्या होता है, फीटस को उसकी सामान्य स्थिति में लाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन उत्परिवर्तन भी है, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन का यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन से तात्पर्य क्या है कि फीटस को उसकी जो सामान्य प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर है उसमें लाने का जो कार्य है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम यही क्रिया करते हैं जब भी डिस्टोकिया की स्थिति होगी, यदि फीटस की असामान्य स्थिति है तो जब तक उसको सही नहीं करोगे आप, कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी जोर लगा के खींच लें, लेकिन यदि मान लो कार्पल फ्लेक्शन है या शोल्डर फ्लेक्शन है, जब तक उसको सही नहीं करोगे ना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। आप कितना भी जोर लगा के खींच लें लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। अगर बाहर निकलता है तो फीटस को या माता के जननांगों को बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फीटस की स्थिति को सही करनी है डिस्टोकिया की स्थिति के अंदर, ठीक है। डिस्टोकिया यदि फीटल कारकों की वजह से, और हमने देखा कि ज्यादातर लगभग 70 to 75% कारक कौन से होते हैं, फीटल कारक ही होते हैं। तो म्यूटेशन के लिए क्या किया जाता है, म्यूटेशन के लिए विभिन्न प्रकार की ये तकनीक है। इसमें जैसे रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब क्या है, रिपल्सन यानी धकेलना। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे मान लो ये एक डिस्टोकिया की स्थिति है, इसमें फीटस से ये उसका एक पैर आ चुका है, दूसरा ये इसका सिर इसके साथ में आ चुका है, लेकिन उसका एक जो दूसरा जो पैर है वो अंदर ही है, ठीक है। इस प्रकार से ये शोल्डर फ्लेक्शन, इस प्रकार की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप जब तक इस पैर को सीधा करके आगे नहीं निकालोगे तब तक स्थिति नहीं ठीक नहीं होगी, डिस्टोकिया की स्थिति रहेगी, फिटनेस बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, वापस इसको क्या करना होता है, पुश करना होता है, रिपल्शन, ठीक है। तो आप इसको वापस इसको अंदर की तरफ धकेलोगे। अंदर धकेलने से क्या होगा, ये फीटस जो है वो थोड़ा अंदर आने की वजह से इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाएगी। देखो ये इस प्रकार की स्थिति है, ये इसका पैर जो है वो यहाँ पे मुड़ा हुआ है। अब आप अंदर हाथ डाल के और इस पैर को खींच के बाहर सीधा कर देंगे। अगर वहां पे करेंगे, यहाँ पे जननाल सकड़ी है तो इसलिए यहाँ इस स्थिति में हम जो है उसको सीधा नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, फीटस को वापस उत्तर गुहा में धकेलते हैं, रिपल्सन करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें किसी एक्सट्रीमिटी को सीधा करना है तो उसके लिए हमें पहले उसको अंदर फीटस को वापस पुश करते हैं और उसके बाद में उस एक्सट्रीमिटी को सीधा करते हैं। दूसरा इसके अंदर जो म्यूटेशन की दूसरी प्रक्रिया में हम करते हैं रोटेशन।
तो ये तो अपने पोस्चर को सही करने के लिए अंदर धकेलते हैं। दूसरा है रोटेशन। रोटेशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेंट्रोसैक्रल पोजीशन बनी हुई है फीटस की। कैसी पोजीशन है? वेंट्रोसैक्रल, यानी फीटस जो है वो उसके जो पैर जो हैं वो ऐसे इस प्रकार से ऊपर की दिशा में है और जो सिर जो है वो इस प्रकार से नीचे है। वेंट्रोसैक्रल पोजीशन जो है वो फीटस की है, ऐसी स्थिति है। उल्टा है फीटस, है ना, इस प्रकार की स्थिति आ रही है, ऐसे आता है फीटस। तो इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट यानी घुमाएंगे, अंदर ही अंदर इसको रोटेट करते हैं और रोटेट करके इसको किस स्थिति में लाते हैं? वापस डोर्सोसैक्रल पोजीशन में लेके आते हैं। ठीक है, इस पोजीशन के अंदर हम इसको लेके आएंगे। इसको हम बोलते हैं रोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। ठीक है, तो फीटस को वेंट्रोसैक्रल पोजीशन से डोर्सोसैक्रल पोजीशन में लाने को ही क्या बोलते हैं? हम रोटेशन क्रिया बोलते हैं। ठीक है, उल्टी ऐसी अवस्था के अंदर फीटस आना, तो उसको घुमा के हम इस अवस्था में ले आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। यानी उसको रोटेट कर देते हैं, अंदर ही अंदर क्या कर देते हैं? फीटस को घुमा दिया जाता है। तीसरा है एक जो इसके अंदर नेक्स्ट जो क्रिया है, वर्जन। वर्जन से क्या तात्पर्य है? फीटस जो है, यदि फीटस वर्टिकल इस प्रकार से वर्टिकल जो है प्रेजेंटेशन के अंदर है, वर्टिकल या ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन के अंतर्गत है, उस वर्टिकल या ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन से फीटस को लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन में लाना, यानी वर्टिकल या ट्रांसवर्स जो प्रेजेंटेशन है फीटस की, वर्टिकल और ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन से फीटस को लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन में लाना है। लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन में लाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वर्जन करें। यानी ऐसी स्थिति के अंदर है, डॉग सिटिंग पोस्चर है, इसको हम यानी ऐसा खड़ी अवस्था में इस प्रकार से, इसको हम किस अवस्था में लाएंगे? ऐसे लंबाई की अवस्था में। या फिर फीटस क्या है? ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन से फीटस को कैसे लाएंगे? ऐसे लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत लाएंगे। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? वर्जन। तो ये तीन क्रियाएं हैं जिनकी सहायता से फीटस की प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर को ठीक किया जाता है। प्रेजेंटेशन को सही करने की क्रिया कौन सी है? वर्जन। पोजीशन को सही करने की क्रिया कौन सी है? रोटेशन। और पोस्चर को सही करने के लिए क्या किया जाता है? रिपल्सन। तो इस स्थिति के द्वारा फीटस को उसकी जो सामान्य स्थिति है उसमें वापस उसको लाया जाता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है।